हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। उत्तराखंड के इतिहास में आज हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड का पौरव राजवंश। सन 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु के बाद उत्तराखंड में विकेंद्रीकरण का शासन स्टार्ट हो गया था। उसी समय उत्तराखंड में ब्रह्मपुर राज्य का उदय हुआ और ब्रह्मपुर राज्य के साथ साथ छोटे छोटे राजवंशों का भी उदय हुआ उत्तराखंड में। तो सबसे बड़ी शक्तिशाली का उदय ब्रह्मपुर राजवंश का उदय हुआ। फिर उसी समय कुमाऊं के कुछ क्षेत्र में खस शासन कर रहे थे, खस राजा। गोविसाण में कुछ राजा शासन कर रहे थे। इसी प्रकार शत्रुघ्न राज्य का उदय हुआ था, कालसी राज्य का उदय हुआ था। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र राज्य का उदय हो गया था उसी समय, और चमोली में भी कार्तिकेयपुर राज्य का उदय हुआ था। इस प्रकार टिहरी क्षेत्र में राजा कल्याण वर्मन का शासन स्टार्ट हो गया था। इसकी जानकारी की स्रोत पलेठी का सूर्य मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जब उत्तराखंड में पौरव राजवंश अथवा ब्रह्मपुर राज्य का उदय हुआ, तो उस समय उत्तराखंड में छोटे छोटे राजवंशों ने भी शासन करना स्टार्ट कर दिया था। पौरव राजवंश का जो कालखंड है 647 ईस्वी से लेकर और 725 ईस्वी तक माना जाता है। पौरव वंश की जो राजधानी थी वह ब्रह्मपुर थी और राज्य का नाम पर्वताकार बताया गया, और इस पर्वताकार राज्य में जो वंश शासन कर रहा था उसे पौरव वंश बताया गया। तो आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड में पौरव राजवंश। पौरव राजवंश की जो जानकारी के स्रोत हैं वह मार्कंडेय पुराण, 12वीं ग्रंथ, तालेश्वर अभिलेख तथा हुइनसांग की यात्रा वृत्तांत से प्राप्त हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम पौरव राजवंश की जानकारी के स्रोत डिस्कस करेंगे, शासकों की उपाधि, राज्य की स्थिति, कहां से कहां तक पौरव राजवंश का राज्य की स्थिति थी, पदाधिकार व कार्य, आय के स्रोत राज्य के, और राज्य में भूमि की व्यवस्था किस प्रकार थी, यह हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो पौरव राजवंश की साक्ष्य हैं, सबसे उत्तम साक्ष्य तालेश्वर ताम्रपत्र को बताया जाता है। तालेश्वर गांव जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और यहीं से हमें तालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। वहीं पर तालेश्वर मंदिर है। तो तहसील स्यालदे देहघाट क्षेत्र अल्मोड़ा में तालेश्वर गांव है और यहीं से तालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। सन 1915 में वाई के गुप्ते के नेतृत्व में जब तालेश्वर गांव में खुदाई की गई, तो उसी समय गांव से 2 ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए और वह अभिलेख 2 राजाओं के प्राप्त हुए, राजा द्विज बर्मन का और राजा विष्णु बर्मन द्वितीय का ताम्र अभिलेख हमें प्राप्त हुआ 1915 में। इसीलिए वाई के गुप्ते को तालेश्वर ताम्रपत्र की खोजकर्ता के रूप में बताया गया है कि तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज वाई के गुप्ते ने 1915 में की थी। जब 1915 में इन ताम्रपत्रों को खोजा गया तो इनको पहले तालेश्वर मंदिर में ही रखा गया था, लेकिन 1963 में दोनों ताम्र अभिलेखों को लखनऊ संग्रहालय में रखा गया। तो इस प्रकार हमें तालेश्वर से राजा द्विज बर्मन और राजा विष्णु बर्मन का तालेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। वह पत्र इस प्रकार है, इस प्रकार तांबे का बना हुआ है और उसमें बीच में गोलाकार अर्थात अंडाकार आकृति का एक मुद्रा चिपकाया गया है। इस प्रकार वह ताम्र अभिलेख है। जो इस प्रकार का ताम्र अभिलेख है, इसमें राजाओं के नाम तथा राजाओं की वंशावली अंकित की गई है। और जो अंडाकार मुद्रा की आकृति की मुद्रा है उसमें नाग आकृति, वृषभ, बेल की आकृति, मछली अथवा कछुआ भी बताया गया है उसको किसी इतिहासकारों ने। तो इस प्रकार मछली का चित्र, नाग का चित्र, वृषभ, बैल का चित्र और गरुड़ का चित्र अंकित किया गया है। और फिर इनके नीचे राजाओं के नाम और उनकी वंशावली इस प्रकार लिखे गए हैं। जो इस ताम्रपत्र में भाषा का प्रयोग किया गया है वह संस्कृत भाषा है और लिपि ब्राह्मी तथा कुटी लिपि में लिखा गया है। राजाओं को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है।
वाईके गुप्त ने एक कथन निष्कर्ष किया। उन्होंने बताया कि जो यह ताम्र अभिलेख है इस प्रकार का, इसमें जो राजाओं की वंशावली लिखी गई है और जो वंशावली इस गोलाकार मुद्रा में लिखी गई है, उन दोनों में लिखे वंशावली में 200 वर्षों का अंतर बताया। अर्थात वाईके गुप्त ने ताम्र लेख और मुद्रा के लेख में 200 वर्षों का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि जो है मुद्रा का अंडाकार आकृति की मुद्रा है, इसको बाद में ताम्र लेख के ऊपर चिपकाया गया होगा। यह कथन वाईके गुप्त ने बताया। इस प्रकार जो है ताम्र अभिलेख है, इसमें 5 राजाओं के ही नाम अंकित हैं, लेकिन वंशावली को अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। मुद्रा से के.पी. नौटियाल ने, के थपलियाल ने और ताम्रपत्र पे जो अंडाकार प्रकार की मुद्रा है, उसमें जो राजाओं के नाम और उनकी वंशावली अंकित की गई है वह इस प्रकार है। पहले राजा का नाम विष्णु बर्मन, दूसरे राजा का नाम वृष बर्मन और तीसरे राजा का नाम श्री अग्नि बर्मन और चौथे राजा का नाम द्विज बर्मन यहाँ मुद्रा की आकृति में अंकित किया गया है। और इसी प्रकार ताम्रपत्र पर पहले राजा का नाम अग्नि बर्मन, फिर धूति बर्मन और फिर विष्णु बर्मन अंकित किया गया है, जो ताम्रपत्र है इस प्रकार का। जब इन दोनों मुद्रा से और ताम्रपत्र से के.पी. नौटियाल ने निष्कर्ष निकाला तो उन्होंने वंशावली को इस प्रकार लिखा। पहले राजा का नाम विष्णु बर्मन, फिर वृष बर्मन, फिर अग्नि बर्मन और द्विज बर्मन और विष्णु बर्मन। उन्होंने कहा जो मुद्रा में श्री अग्नि बर्मन है, उन्होंने परम भट्टारक उपाधि धारण की थी और जो द्विज बर्मन है वही धूति बर्मन है। धूति बर्मन को ही द्विज बर्मन बताया के.पी. नौटियाल ने अपनी वंशावली जब उन्होंने लिखी तो उन्होंने इस प्रकार अंकित किया। और के थपलियाल ने जो मुद्रा में लिखे राजा थे, उन्हीं मुद्राओं के आधार पर उन्होंने अपनी वंशावली लिखी। उन्होंने कहा पहले राजा विष्णु बर्मन, दूसरे वृष बर्मन, तीसरे अग्नि बर्मन और चौथे द्विज बर्मन। तो द्विज बर्मन को ही धूति बर्मन बताया गया। इस प्रकार उपाधि जो राजाओं ने धारण की थी, पौरव राजवंश के राजाओं ने, उन्होंने परम भट्टारक महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। और यह उपाधि धारण करने वाले जो पहले राजा है वह है अग्नि बर्मन और उसके बाद धूति बर्मन और विष्णु बर्मन। पहले के जो 2 राजा हैं विष्णु बर्मन और वृष बर्मन, इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की। और अग्नि बर्मन, द्विज बर्मन तथा विष्णु बर्मन, इन्होंने परम भट्टारक महाराजा धिराज की उपाधि धारण की है। इससे यह प्रतीत होता है कि विष्णु बर्मन और वृष बर्मन जब राजा बने होंगे तो यह किसी अन्य राजा के अधीन शासन कर रहे होंगे। यह गणतंत्रात्मक शासन उस पर समय रही होगी। और जब अग्नि बर्मन राजा बना तो उसने अपने आप को स्वतंत्र किया होगा और वह स्वतंत्र राजा उसने अपने आप को घोषित किया, इसीलिए उसने परम भट्टारक महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। इससे यह प्रतीत होते हैं। तो श्री अग्नि बर्मन का ही पुत्र धूति बर्मन था और अग्नि बर्मन के 2 पुत्र विष्णु बर्मन और धूति बर्मन। इस प्रकार उन्होंने भी परम भट्टारक महाराज की उपाधि धारण की थी। तो यह राजाओं के नाम तालेश्वर ताम्र अभिलेख में अंकित किए गए हैं। जो पौरव राजवंश के राजा थे अपने आप को ब्राह्मण धर्म के मानते थे और ब्राह्मण हितैषी इनको कहा गया है। और यह बिनसर महादेव की पूजा आराधना करते थे। हमने तालेश्वर ताम्र अभिलेख डिस्कस किया। पौरव राजवंश 647 ईस्वी से लेकर और 725 ईस्वी तक माना जाता है। इसके जो स्रोत हैं तालेश्वर ताम्र अभिलेख, और जो दूसरा साक्ष्य है हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत, इसको हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया कई बार। तो हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत से भी पौरव राजवंश का उल्लेख प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था 629 से लेकर लगभग 643 ईस्वी तक यह भारत में रहा, यह कहा जाता है। तालेश्वर ताम्र अभिलेख की खोज वाईके गुप्त द्वारा 1915 में की गई थी। इस अभिलेख में धूति बर्मन और विष्णु बर्मन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इतिहासकारों ने राजाओं को ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित बताया है और उन्होंने बताया कि यह जो ब्रह्मपुर राजा थे, ब्रह्मपुर राज्य के राजा, वह सोनवंशी राजा रहे होंगे या चंद्रवंशी राजा रहे होंगे।
दूसरी जो जानकारी की स्रोत है पौरव राजवंश की, वह हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयू की है। हुएनसांग की जो जीवनी लिखी गई है वह भिक्षु हील नामक व्यक्ति ने उनकी जीवनी लिखी है, और सीयू की का अंग्रेजी अनुवाद व्हील नामक व्यक्ति ने ही किया है। हुएनसांग कहता है अपनी यात्रा वृत्तांत में कि जब मैं गंगा क्षेत्र में आया, मैंने ऐसा राज्य देखा जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, और उस राज्य का नाम पोलो कीमी पोलो है, और पोलो कीमी पोलो के उत्तर में एक दूसरा राज्य भी शासन कर रहा है जिसका नाम सोफलन कितलो है। इस प्रकार हुएनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कहा, और इतिहासकारों ने जब उस पर निष्कर्ष निकाला तो पोलो कीमी पोलो को उन्होंने ब्रह्मपुर राज्य का नाम दिया, जिसका शब्द का प्रयोग ब्रह्मपुर राज्य के लिए हुएनसांग ने किया था। और हुएनसांग ने बताया कि उसके उत्तर में एक दूसरा राज्य भी शासन कर रहा है जिसका नाम सुफोलनन कितलो है। तो इतिहासकारों ने उस राज्य का नाम स्वर्ण गोत्र या सुवर्ण गोत्र बताया। कहा जाता है कि जो सुवर्ण गोत्र नाम का राज्य था, यहाँ पे सोने का उत्पादन होता रहा होगा, इसलिए वहाँ पे जो राजा का शासन था वहाँ पे एक महिला जो थी शासन कर रही थी, इसलिए सुवर्ण गोत्र को स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई है। तो सुवर्ण गोत्र को हुएनसांग ने सोफलन कितलो कहा, और इतिहासकारों ने उसे स्वर्ण गोत्र नाम दिया गया तथा स्वर्ण गोत्र को स्त्री राज्य की संज्ञा इतिहासकारों ने दी है। तालेश्वर अभिलेख में इस प्रकार राजाओं के नाम अंकित किए गए हैं। पहले राजा विष्णुवर्मन और भीष्मवर्मन, इन दोनों ने कोई उपाधि धारण नहीं की, शायद यह किसी राजा के अधीन शासन कर रहे होंगे। उसके बाद तीसरे राजा अग्निवर्मन, धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन, इन तीनों राजाओं ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है, क्योंकि इनके नाम के आगे परम भट्टारक महाराजाधिराज लिखा गया है ताम्रभिलेख में। तो इससे यह प्रतीत होता है कि यह तीनों राजा स्वतंत्र रहे होंगे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया होगा या किसी के अधीन शासन नहीं कर रहे होंगे उस समय, इससे प्रतीत होता है। और जो धूतिवर्मन है, उनके अभिलेख में बाण शैली का प्रयोग किया गया है। तो वाईके गुप्ते द्वारा तालेश्वर ताम्रभिलेख की खोज की गई 1915 में, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में तालेश्वर नामक गांव में खुदाई की गई थी। तो इस प्रकार सुवर्ण गोत्र राज्य जो कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में, उसे स्त्री राज्य की संज्ञा दी गई। तो हमने डिस्कस किया तालेश्वर ताम्रभिलेख और हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत, इससे पौरव राजवंश की जानकारी के उत्तम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हीं ताम्र अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि उस समय जो पौरव वंश में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर यह वंश रहा होगा, क्योंकि राजा का ही शासन माना जाता है। ताम्र अभिलेखों के अनुसार राजा को देवता का अवतार माना जाता रहा होगा उस समय, और अभिलेखों से जब उपाधि धारण करने की प्रथा भी प्रचलित थी, इससे प्रतीत होता है कि उपाधि धारण करने की प्रथा इस वंश में प्रचलित रही होगी, और वंशानुगत क्रम से राजा बन रहे हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर राजा भी वंशानुगत क्रम से बन रहे थे। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा को माना जाता है, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रधान भी राजा था। राज्य के आय के प्रमुख स्रोत क्या थे, अब हम डिस्कस करेंगे कि पौरव राजवंश के समय राज्य की सबसे प्रमुख आय के स्रोत क्या थे। तो उस समय राजस्व कर प्रणाली आय की प्रमुख स्रोत मानी जाती थी। पौरव राजवंश में 3 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, भाग, हिरण्य और बलि। ये 3 प्रकार के टैक्स जनता पे लगाए गए थे। जो भाग नाम का टैक्स था, यह भूमि पर लगाया जाता था, और भूमि का उपज का 1/6 भाग यह लिया जाता था, और इस टैक्स को, उपज को इकट्ठा करने का काम भागिक नाम का अधिकारी करता था। दूसरा टैक्स हिरण्य, इसको भोग टैक्स भी नाम दिया गया है, हिरण्य या भोग, क्योंकि उस समय सीमांत जनपदों में, जैसे वर्तमान समय में भोटिया जनजाति या सोका जनजाति, यह जनजाति खेती पर कम ध्यान देते या व्यापार पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे। तो शायद उस समय भी यह व्यापार पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए इन जनजाति से भाग टैक्स तो नहीं लिया जाता था, लेकिन इनसे नगद कर के रूप में हिरण्य टैक्स या भोग नाम का टैक्स लिया जाता था, और यह टैक्स एक नगद के रूप में लिया जाता था, इसलिए इसे व्यापार कर भी कहते हैं। यह व्यापारी जनजाति के लोगों से लिया जाता था हिरण्य या भोग नाम का टैक्स।
और इस टैक्स को जो कलेक्ट करने का अधिकारी होता था उसे भौगिक कहते थे। तो भौगिक नाम का व्यक्ति हिरण्य नामक टैक्स को कलेक्ट करने का कार्य करता था। तीसरी प्रकार का टैक्स है जो बलि। इसका अभी तक मतलब पता नहीं चला कि यह किस प्रकार का टैक्स रहा होगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद यह धार्मिक टैक्स रहा होगा, लेकिन इसका अभी तक भी पता नहीं है, यह डाउटफुल है। पौरव राजवंश के समय भूमि को दो भागों में विभाजित किया गया था, केदार भूमि और सारी भूमि। केदार भूमि सिंचाई करने वाली भूमि अर्थात सिंचित भूमि, जिसको हम वर्तमान में स्यारा कहते हैं, उसको केदार भूमि की संज्ञा दी गई थी। यह भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती थी। और दूसरी भूमि थी सारी भूमि। यह कम सिंचित भूमि थी, अर्थात यह कम उपजाऊ भूमि थी, इसलिए इसे सारी भूमि कहा गया। तो भूमि दो प्रकार से विभाजित थी, केदार भूमि और सारी भूमि। भूमि मापन की विधियाँ। पौरव राजवंश में भूमि मापन की जो विधियाँ थी वह द्रोणवापम और खारवावापम थी। द्रोणवापम विधि और खारवावापम विधि। खारवावापम विधि को कुल्यवापम विधि भी की संज्ञा भी दी गई। तो द्रोणवापम एक द्रोण बराबर 25 केजी होता है। मतलब एक द्रोण में 25 केजी बीज आता है। जिस खेत में 25 केजी बीज को बोया जाएगा, उसी प्रकार द्रोणवापम से मतलब भूमि का मापन किया जाता था उस समय। दूसरा था खारवापम विधि। इससे भी भूमि का मापन किया जाता था। सबसे बड़ी मापन की इकाई थी जो वो थी खारवावापम। तो एक खार बराबर होता है 660 केजी। इसको कुठार भी बोलते हैं, या एक कुठार या एक खार। तो इस प्रकार भूमि मापन की दो विधियां थी, द्रोणवापम या खारवापम। खारवापम को कुल्यमापम भी कहा जाता है। तो पौरव राजवंश में हमने डिस्कस किया राज्य के प्रमुख आय, भूमि पर लगाए गए टैक्स, भाग नाम का टैक्स। दूसरा हिरण्य नाम का टैक्स या व्यापार टैक्स होता था, नगद रूप में लिया जाता था। भूमि को दो भाग में विभाजित किया था, केदार भूमि और सारी भूमि। केदार भूमि अधिक उपजाऊ भूमि होती थी, जबकि सारी भूमि कम उपजाऊ भूमि होती थी। और भूमि को मापन की विधियां जैसे वर्तमान समय में हेक्टेयर या नाली में भूमि को नापा जाता है, तो उसी प्रकार उस समय भूमि को नापने की जो मापन की विधियां थी वह द्रोणवापम और खारवापम थी। एक द्रोण बराबर 25 केजी होता है और एक खार बराबर 660 केजी होता है। इसी प्रकार एक कुल्य बराबर 8 द्रोण होता है, तो एक द्रोण बराबर 25 केजी। इस प्रकार भूमि का मापन था। तो हमने आज पौरव राजवंश का पार्ट 1 डिस्कस किया। अभी पार्ट 2 में हम इसकी प्रशासनिक इकाई डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।